Gato, dear brothers and sisters, so I hope you can hear me properly, and now I'm sharing the screen. I hope कि आप लोग देख सकते हैं. Yes, I can watch you. I hope कि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन. अब मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट. Yes. 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 तो आज मैं आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन वापस से दे देता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे. हम लोग जो है आज एक और सेक्शन पढ़ेंगे आइस एज का. तो आइस एज मैं आपको वापस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. आइस एज जो है ना, एक पीरियड था जिसमें हमारी जो दुनिया है ना, हमारी अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो कवर थी, स्नो से कवर हुई हुई थी वो. तो वो आइस एज चल रहा था उस वक्त, जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें जम जाती थी, बहुत सारी. तो उस वक्त के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, जब दुनिया शुरू हुई थी. डायनासोर्स आए थे, जिन्नात आए थे, फिर उसके बाद सारी चीजें हुई थी. एनिमल्स हल्के हल्के आए थे. पर वो सारी जो पीरियड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उनसे थोड़ी सी पहले की बात है ये. तो आज हम लोग नया सेक्शन डिस्कवर करेंगे जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का है. जो आइस एज में एनिमल्स थे ना, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे बाद में. वैसे उनमें से कुछ हैं जानवर, लेकिन ज्यादातर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. उनमें से हम लोग एक डियर के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है आयरिश एल्क. ये जो डियर है ना, ये जो है, आप लोगों को मैं बता दूं, आयरलैंड से ताल्लुक नहीं रखता. आपको पता है आयरिश पीपल कहा जाता है, आयरिश चीज़ों को कहा जाता है, तो वो आयरलैंड की चीज़ें होती हैं. लेकिन आयरिश का मतलब ये नहीं है कि ये आयरलैंड का ही है, क्योंकि ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में के पार्ट्स में रहता था. ये वाला जानवर जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये इसका नाम मेगालोसोरस गीगा गिगेंटस था. तो इसका नाम मेगालोसोरस गिगेंटस था. इसको ये कहा जाता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में आयरिश एल्क कहा जाता है. और ये एक एक्सटिंक्ट डियर था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं मिलता आजकल हमें कहीं भी. लेकिन इस तरह के बहुत सारे डियर्स मिल चुके हैं, जैसे मारखोर है, इस तरह से. क्योंकि ये जो था ना, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसके जो सींग थे ना, वो बहुत बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकता था. और जो है ना, इनके इसको कहा जाता था, इसके जो सींग होते थे ना, हॉर्न्स, उनको कहा जाता था एंटलर्स. और ये बहुत इनॉर्मस होते थे, बहुत बड़े होते थे. इसकी वजह से ये अपने आप को डिफेंड कर सकता था और प्रोटेक्ट भी कर सकता था हर Can चीज you से. show us picture? जी. Can you show us picture? ये आप लोग नीचे नहीं देख सकते, नीचे पिक्चर है, दी हुई है इसकी, डियर की. हमें तो नजर नहीं आ रही. ये डियर की पिक्चर आपको दी हुई है, आप लिख भी सकते हैं, गूगल पे लिखकर चेक कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो. अच्छा, तो मैं आप लोगों को We बता रहा can't था. see your slides. जी. Your slides are, we cannot see your slides. आप लोग नहीं देख सकते Just मेरे? we can see you only. बाकी लोगों को नजर आ रही है? जी आ रहा है. आप लोगों को नजर आ Okay, रही? thank you. Yes. अच्छा, 1 मिनट. जी. तो 1 मिनट, मैं स्टार्ट कर देता हूँ. Now everyone can see.
आप अच्छा All मेरी others you? Yes. Yes, we can see now. Yes, we can see now. अच्छा मेरी स्क्रीन को अभी Yes. Yes, we can see now. ये थोड़ी सी हैंग हो रही है मेरी स्क्रीन, उसको छोड़े। मैं आप लोगों को बताया था आयरिश एल्क के बारे में। तो आयरिश एल्क जैसा कि अगर आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर दी हुई है नीचे। तो आयरिश एल्क जो है बिल्कुल आजकल के डियर की तरह था। वैसे उसकी खास खूबी आप लोग समझ लें। उसकी खास खूबी ये थी कि जो है ना, वो अपेयरेंस में बहुत इनॉर्मस था। मतलब बहुत मोटा सा था, बहुत बड़ा सा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी ना इसकी, इसके सींग थे। जैसे गाय के होते हैं सींग, डियर्स के, आजकल के डियर्स तो बहुत उनके छोटे होते हैं सींग, लेकिन इनके जो सींग होते थे ना, हॉर्न्स होते थे, इसको एंटलर्स कहा जाता था, और बहुत इनॉर्मस होते थे। इतने इनॉर्मस होते थे कि ये बिल्कुल ब्रांच हॉर्न्स की तरह थे। ब्रांच, वो दरख्त की जो नहीं होती, शाख होती है, उसको कहते हैं। ब्रांच हॉर्न्स की तरह होते थे, और ये बिल्कुल हेड पर पूरे स्प्रेड हुए हुए होते थे। इसकी वजह से ये लोग जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते थे दूसरे क्रिएचर से। हंट भी कर सकते थे कभी कभार अपने उनमें फंसा के। इस वजह से ये अपने एंटलर्स की वजह से बहुत पावरफुल थे। अब दूसरे जानवर पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो जानवर है वो अमेरिकन मैस्टोडॉन है। अमेरिकन मैस्टोडॉन बिल्कुल एक हाथी की तरह था। आया वुली मैमथ से पहले था। अमेरिकन मैस्टोडॉन वुली मैमथ की तरह इतना नहीं लगता था, क्योंकि ये आप लोग अगर पिक्चर मेरी देख सकते हैं नीचे, ये दी हुई है एलिफेंट, 3 एलिफेंट है। तो ये जो सबसे पहला वाला एलिफेंट देख रहे हैं, ये अमेरिकन मैस्टोडॉन है। तो ये बहुत ह्यूज था अपने ज़माने में, बहुत खतरनाक भी था, क्योंकि इसके दांत थे बहुत लंबे लंबे, और आगे क्लॉज लगे हुए होते थे, और ये हंट भी कर सकता था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, बहुत ताकतवर था ये। तो नेक्स्ट हमारा जो है, ये है अमेरिकन मैस्टोडॉन। तो अमेरिकन मैस्टोडॉन साइंटिफिकली हम लोग उसको कह सकते हैं मैमूथ अमेरिकनूम। तो ये एक स्पीशी थी जो कि आइस एज में ही आई थी, जो कि सिमिलर थी बहुत मैमथ एलिफेंट की तरह की, और आजकल के हाथियों की तरह की थी। बस उसका डिफरेंट साइज था, थोड़ी सी बड़ी भी थी, कुछ छोटी भी थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी थी मैं अमेरिकन मैस्टोडॉन्स। तो अमेरिकन जो मैस्टोडॉन्स थे ना, उन वो वाइडली स्प्रेड हुई थी नॉर्थ अमेरिका में ड्यूरिंग आइस एज पीरियड, और इनके फॉसिल्स भी मिल चुके हैं बहुत। Excuse me. जो आज हमें डेल बताई थी, वो अभी भी होती है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, और आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, ब्लर भी बहुत है। आप वापस बोल दें। दूसरे बोलो। जो आपने डेर डेर हमें डेर के बारे में बताया था, वो पुराने जमाने में होती थी, तो अब अभी भी है? हाँ अभी है, लेकिन वो अलग अलग तरीके की शक्ल के हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। जैसे आयरिश आयरिश एल्क के बारे में बात करें ना, वही जो डियर था, जी जी। वो जो था ना डियर, वो Yes. पुराने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गया था। असल में हर जानवर होता है, उसकी एक खास खूबी होती है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर की बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों की आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मेरी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे हर नहीं चीज नहीं it's okay. अपने टाइम पे हो जाती है। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सारी चीजें तो हमारी बहुत अलग 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 चीजें, एनिमल्स की तरह नहीं दिखते हम लोग। हम लोगों की अलग शक्ल है, सर से जानवर भी बहुत अलग होते हैं। तो ये अमेरिकन मैस्टोडॉन को अभी छोड़ दे। आयरिश एल्क जो था ना, ये अपने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन इसकी आने वाली नस्लें थी जिनको आजकल हम लोग डियर्स कहते हैं। और डियर्स जो है ना, इन ये बहुत अलग अलग तरीके के डियर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में मारखोर पाया जाता है, तो मारखोर बिल्कुल मिलता जुलता है आयरिश एल्क से। और एक तरह का डियर होता है जो अफ्रीका में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता होगा, उसके छोटे सींग होते हैं। तो इस तरह से ये सारे मिलते जुलते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं ये, जिनसे हम लोग इनको अलग अलग जानवर कंसीडर कर सकते हैं। अब समझ आ गया आप लोगों को? अगर आप लोगों को अब समझ आ गया तो मैं फिर आगे चलता हूँ जी। मैं था इनकी जो एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट क्या? एक्सटिंक्ट का मतलब होता एक्सटेंट है जी, मैं कह रहा हूँ एक्सटिंक्ट का मतलब होता है
खत्म हो गई, चीज ही खत्म हो गई दुनिया में, नस्ल भी खत्म हो गई उसकी, हर चीज खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब जो है बारे में बता रहे थे जो वोली मेहमद के बाद से पहले आया था, तो वो भी दुनिया में खत्म ही हो गया। वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। जी वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उससे आने वाली नस्लें थी, मतलब वो एक्सटिंक्ट नई नस्लें बनी। जो वोली मेहमद से पहले था, अमेरिकन मेस्टोडोन की ही बता रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो उसकी नस्लें नस्लें थी, तो उसमें से वोली मेहमद और एलिफेंट भी था। जी सबसे बड़ा तो एलिफेंट ही लग रहा है। नहीं, सबसे पहले एलिफेंट, हमारा एलिफेंट है ये ग्रे कलर का जो आप एलिफेंट देख सकते हैं, ये अफ्रीकन है, तो ये आजकल का एलिफेंट ऐसा दिखता है। पुराने जमाने में ऐसे दिखते थे वुली मैमथ। फिर उसके बाद अमेरिकन मैस्टोडॉन्स थे, सबसे पहले अमेरिकन मैस्टोडॉन आता है, क्योंकि सबसे पहला जो हाथी था ना, ये अमेरिकन मैस्टोडॉन ही था, और इसकी वैरायटी बहुत सारी जगहों पे ये इसकी चीजें मिली हैं। फॉसिल्स कहा जाता है, बोन्स, हड्डियां। आपको पता है जब बंदा मर जाता है उसको दफनाया जाता है, तो फिर हजारों साल के बाद जब आप उसी जगह को खोदते हो तो उसका मीट तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, वैसे उसकी तो हड्डियां मिलेंगी सिर्फ। तो इन पर साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो बाद में पता चला कि अमेरिकन मैस्टोडॉन है, और इनकी वैरायटी ऑफ लोकेशंस पे बहुत सारी जगहों पे मिली है इनकी हड्डियां, जैसे नॉर्थ अमेरिका में मिली है, अलास्का की रीजन में मिली है, यूकॉन की जगह पे मिली है, और सेंट्रल मैक्सिको में। ये अमेरिकन मैस्टोडॉन है। और फिर इसके बारे में इसके रिलेटिव्स यही वुली मैमथ आते हैं, और एक्सक्यूज मी, जो कि ज्यादा न्यूज स्टडीज पे थे। आपकी आवाज कट रही है। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आ रही है, आ रही है। आप लोग अपना इंटरनेट चेक कर सकते यस हैं, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सही क्लियर बोल रही हूँ। यस, आ रही है। अच्छा, तो वुली मैमथ से थोड़े से छोटे थे साइज के आप लोग भी देख सकते हैं। वुली मैमथ असल में ह्यूज थे, लेकिन हम लोगों को एक खास चीज बताता हूँ, वली मेहमद जो था ना, उसका ज्यादा फर होता था बॉडी पे, इसलिए वो ज्यादा मिडिल एज में आया था वो, मतलब आइसे जब चल रही थी ना, देखें हर पीरियड जब शुरू होता है तो वो हल्के हल्के शुरू होता है, उसमें पहले हल्की हल्की बर्फबारी होती है, फिर हल्की होती है, फिर तेज होती है, फिर तेज होती है, फिर मिडिल में चली जाती है, फिर जब मिडिल में जाती है फिर एंड पे आती है। तो उस तरह से अमेरिकन मैस्टोडॉन शुरू शुरू में आया था आइस एज के, तो इसलिए उसके इतना फर नहीं था, लेकिन था फर। लेकिन फिर वुली मेहमद जो था ना वो मिडिल में आया था, और फिर देखें अब आप आखिरी चल रही है आइस आइस एज, आखिरी खत्म हो गई है, अफ्रीकन एलिफेंट्स आ चुके हैं हमारे जो मॉडर्न एलिफेंट्स हैं। अच्छा, अगले उस पे चलते हैं। अगला जो है ना हमारा, वो है जायंट ग्राउंड स्लॉथ। ये भी मैसिव स्लॉथ है, बहुत बड़ा है, और ये भी रहता था कभी किसी जमाने में आइस एज के, और ये स्पेसिफिकली अमेरिकन पेनिनसुला में मिला था, इसकी फॉसिल एविडेंस। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जी जो डेयर है वो बर्फबारी में ही होता है। नहीं, वो तो बहुत सारी जगहों पर होता है, इन्वायरमेंटल अगर लिहाज से पूछें तो वो हॉट हॉट जगहों पर भी होता है, कोल्ड जगहों पर भी होता है, जैसे मार्कोर है, ये जो है ना माउंटेन्स पर रहते हैं ज़्यादातर। अब वो कोई सी भी माउंटेन्स होती है, क्योंकि माउंटेन्स पर तो सर्दी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर सर्दी होती है। अब दूसरे आप डियर्स के बारे में पूछ लें, जैसे अब अफ्रीकन डियर, तो वो गर्मी में रहने की आदत होती है उनको। तो अलग अलग तरह के डियर्स होते हैं जिनकी अलग अलग जो स्किन होती है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक्सक्यूज मी, जो आइस एज है जी वो कैसा होता है? आइस वो एज, जो आइस एज है, जो आइस एज है वो कैसा है, वो होता है? आइस एज बहुत मतलब उसके बारे में कैसा खतरनाक होता है, कैसा होता है? आइस एज बहुत बर्फीला होता है, और वहाँ पे बहुत ठंड होती है, जहाँ पे आपको जैकेट पहनना पड़ेगा वरना आप मर जाएंगे, ऐसा समझ लें। जैसे अभी कराची तो में, नुकसानदेह नहीं होता? अगर आप लोगों को पता होगा हर जगह सर्दी होती है, तो कैसी सर्दी होती है आप लोगों के यहाँ? ठंड वाली सर्दी होती होगी ना, आपको जैकेट्स पहननी पड़ती होंगी, कॉफी पीनी पड़ती होगी, तो उसकी वजह से आप गरम नरम गरम होते होंगे, फिर आपको ब्लैंकेट में जाना पड़ता होगा। तो इस बात से समझ लें आप कि वहां पे भी ऐसी बहुत ज्यादा सर्दी होती थी जिससे बंदा मर जाए अगर वो ना पहने कोई गर्म चीज।
ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो अमेरिकन पेनिनसुला में इसके बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, और ये जो फॉसिल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेंज तक इनहेबिट करता था, मतलब रहता था बहुत जगहों पे, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता था ये हर जगह के। जैसे नॉर्थ अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक कहीं कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, मतलब वहां पे इस तरह से ये इस तरह के उसके फॉसिल्स यहाँ से मिले थे। तो तो इसको हम लोग कंपेयर कर लें आजकल के मॉडर्न रिलेटिव से। इसके मॉडर्न रिलेटिव स्लॉथ है आजकल भी, लेकिन बहुत छोटे हैं। मतलब एक लैपटॉप, पता है आप लोगों को लैपटॉप, अगर आप लोगों को पता हो तो उतने होते हैं आजकल के स्लॉथ। तो उनके एंसेस्टर्स थे जायंट स्लॉथ, यानी एक रीछ जितने होंगे, बेयर जितने होंगे। इनके बहुत बड़े बड़े क्लॉज होते थे, 30 सेंटीमीटर्स तक जाते थे, और ये अपने आप को इससे डिफेंड करते थे, हंट करते थे, खाते भी थे, पीते भी थे। 20 फीट के जितने होते थे, या 6 मीटर्स जितने बड़े होते थे ये। आगे चलते हैं, आगे है मैग्लोडॉन। अच्छा, ये बताएं कि मैग्लोडॉन किस किस को पता है मैग्लोडॉन के बारे में। एक कहा जाता था, एक लेजेंड है मतलब मुझे उसका, कि बहुत लंबी सी शार्क है और समंदर में फिरती है वो, और वो आपको मार देगी। किसको पता है इसके बारे में? मुझे पता है। अच्छा चले, तो इसका नाम साइंटिफिकली, ये इसको कहा जाता था कार 2 मिनट, कारकुलिस मैग्लोडॉन। तो से हेलो टू आवर फ्रेंड मैग्लोडॉन। ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज है जो कि आइस एज के शुरू शुरू में रहती थी, लेकिन फिर मर गई थी। अब आइस एज मैंने आपको बताया था, शुरू शुरू में आइस एज में मैस्टोडॉन भी रहते थे, अमेरिकन मैस्टोडॉन। तो वो हल्के हल्के मर गए थे, क्योंकि सर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सर जी जी। अभी भी ये शार्क इसकी नस्ल है दुनिया में? जी है, लेकिन वो छोटी मोटी शार्क्स में है। जैसे अगर आप लोग देखें तो ग्रेट वाइट शार्क्स भी हैं, अलग अलग तरीके की सर सर ये म्यूजियम में होती है? ये म्यूजियम में आपको इसकी बोन्स मिल जाएंगी, अलग अलग कंट्रीज में इसकी बोन्स ढूंढी गई है। फॉसिल नहीं, हड्डियां कहा जाता है, तो वो अलग अलग म्यूजियम्स में रखी गई हैं। वो आप देख सकते हैं, आप इसकी पिक्चर ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन आपको ये असल में कहीं भी नहीं मिलेगी, ना म्यूजियम में ना कहीं और, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गई है ना स्पीशी, इसीलिए। तो ये इनहेबिट करती थी हर जगह, मतलब हर कंट्री के ओशन में, सिवाय अंटार्कटिका के, क्योंकि अंटार्कटिका तो आपको पता है फिर बाद में सर्दी हो गई थी वहां पे, इसलिए, और सर्दी से तो ये मर गई थी। तो इसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड कोस्टल वार्म एरियाज में रहती थी, वार्म एरियाज, और वाटर डीप, बहुत डीप ऑफ शोर भी रहती थी, सिवाय अंटार्कटिका के। हर कंट्री में इस तरह से ये होती थी। इसकी डिफरेंट कंट्रीज में भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। एनॉर्मस, ये एनॉर्मस शार्क थी, एनॉर्मस। मतलब आप एक बिल्डिंग को देख लें, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलती हैं आपको, तो उनमें से आप अंदाजा लगा लें कि ये बिल्डिंग नहीं है, ये शार्क है। तो देखिएगा आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में वो होगा कि ओए होए इतनी बड़ी शार्क, उस तरह की थी ये, बहुत बड़ी। अच्छा, ग्लेपटॉडन, ग्लेपटॉडन, हाँ थोड़ा सा अजीब सा नाम है ये, लेकिन दिया तो इसको यही गया है, तो इसीलिए यही बोलना पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिकली इसका एक और नाम है ग्लेपटोडोनट्स, डोनट्स, डोनट्स आप देख सकते हैं, आप उसको डोनट्स कह सकते हैं, ग्लेपटोडोनट्स। थोड़ा सा मुश्किल नाम है। ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, जो कि शुरू शुरू में रहती थी आइस एज के दौरान। आप लोग की आवाज कट रही है फिर से। आप लोग अपना इंटरनेट चेक कर लें, आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? जी अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो जिनको नहीं आ रही वो इंटरनेट चेक कर ले अपना, शायद उनके इंटरनेट पे मसला हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आगे चलता हूँ। ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, जो कि बहुत लार्ज थी,
और ये बिल्कुल एक डायनासोर की तरह दिखती थी, क्योंकि इसकी ना आर्मर आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी अगर आप देखें तो ये पूरी शेल से कवर हुई हुई है, बिल्कुल एक आजकल के टर्टल की तरह दिख रही है आपको। लेकिन टर्टल का इतना हैवी आर्मर नहीं होता, मतलब वो ही जैसे जंग के मैदान में लोग आर्मर नहीं पहनते, उस तरह का आर्मर था इसका बॉडी का। हार्ड कोटेड। और ये आजकल के जो है ना आर्मडियोलो को रिजेंबल करता है, लेकिन ये अपने वे में यूनिक था बहुत। और ये रहता था आइस एज के दौरान साउथ अफ्रीका में, पर्टिकुलरली अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे और वेनेजुएला। सर इसके कितनी तकरीबन कितनी लंबा हो सकता है, यानी कितना बड़ा और लंबा हो सकता है ये? आप लोग जानवरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जानवर तो अलग अलग जगहों पर नहीं आएंगे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 अचानक से एंड। जैसे आप लोग देखते हैं रेसेस में कि एक बंदा जीतता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तो उस तरह से 3 रेसर्स होते हैं, एक पहले उसमें आता है, उसमें दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट बिगेनिंग, फिर मिडल और फिर एंड। तो इतना लंबा होगा ये, तकरीबन सेंचुरीज चलने वाला। अच्छा, तो ये अपने वे में बहुत ज्यादा अजीब सा था, लेकिन बहुत प्यारा सा था। स्ट्राइकिंग फीचर इसकी यही थी, बोनी आर्मर, जिसको प्रोटेक्ट करता था। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बताएं मुझे, मैं आप लोगों को उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो भी आप लोग बताते हैं वो भी मैं आप लोग बता दें। आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई हैं सारी चीजें? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? यस, मुझे समझ आ गया। आप लोगों को समझ आ गया तो बता दें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सुभान हैदर, आपका भी रेज हैंड हुआ हुआ है, और आयशा आलम आलम सॉरी। मुझे नहीं समझ आया अच्छा, आपको क्या समझ नहीं आया? टर्टल के बारे में। टर्टल नहीं था ये। इसको आप टर्टल ही समझ लें, लेकिन ये जो था ना, बस ये समझ लें कि ये एक ऐसा जानवर था जिसकी जो बैक थी ना, जिसकी पीछे वाली जगह थी, वो जो है कवर हुई हुई थी एक आर्मर से। आर्मर अगर आप गूगल पे सर्च करके देखें तो आर्मर आप लोगों को पता चलेगा। जैसे जंगों में लोग आर्मर पहना करते थे, उस तरह की इसकी हड्डी होती थी पीछे, जो इसको प्रोटेक्ट करती थी पीछे की तरफ से, जब कोई हमला करने आता था। जी सुभान हैदर, आपका रेस हैंड हुआ है। सर मैं गेम खेलता हूँ, उसके अंदर भी आर्मर होते हैं जो हमारा बंदा पहनता है। हाँ, तो समझ लें कि जब आर्मर बंदा पहनता है तो फिर उसको तो कुछ भी नहीं लग सकता, उसको तीर भी नहीं लग सकता, तलवार भी नहीं लग सकती। तो आप लोग देख सकते हैं इससे कि कितना प्रोटेक्ट करता है आर्मर हमें। तो एक जानवर की बैक पे ये जब लगेगा तो कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा उसको। हाँ जी हादी हैदर। तो आप सारे जानवर ऐसे ही बता रहे जो अभी मर गए हैं? हाँ, मैं उन्हीं जानवरों के बारे में बता रहा हूँ जो मर गए हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन बस हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मतलब आइस एज यहीं पर रुक जाएगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक हमारा अलग होगा। आई थिंक मॉन्स्टर सिविलाइजेशन है या फिर लॉस्ट अटलांटिस है, जिस पर हम लोग जाएंगे, लेकिन अगले वीक में, मतलब अगले सेशन में। उससे पहले आप अपने क्वेश्चंस बता दें। अ, तो क्या सारे सारे जानवर एक एक करके आए हैं? सारे जानवर एक एक करके नहीं आए, मतलब मैं अलग अलग जानवरों के बारे में बता रहा हूँ जो अलग अलग जगहों पर आए, अलग अलग दौर में आए, इस तरह से आप लोग कह लें, या फिर सेम दौर में आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज। जी हादी हैदर, आपका कोई क्वेश्चन है? ये जो वो जो टर्टल था वो बहुत बड़ा, वो बहुत जायंट था या छोटा सा था?
इतना होगा, एक लैपटॉप जितना होगा। HP लैपटॉप अगर आप लोगों को बताओ इतना होगा। और आपका हादी हैदर, आपका कोई क्वेश्चन है और नहीं है? आई आयशा आलम सॉरी, और अबीहा, आप में से जो भी बोलना चाहते हैं बोल दें। टर्टल की कितने साल का तक होता है टर्टल, वो जो आपने अभी बताया था? अब ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दौर में पैदा हुए थे। जी आयशा आलम सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं है। अब अगर किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं रैप अप करता हूँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है? फीडबैक भी दे दें मुझे। ठीक है, फिर अब मैं जो है ना चलता हूँ, रैप अप करता हूँ सेशन को। अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जज़ाकल्लाह खैर। अब अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।